हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपीटेट वर्ग 2 साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी और इसमें हमारा अगला जो टॉपिक दिया गया है प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश एवं ध्वनि। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रकाश के बारे में। आपको पता होगा कि प्रकाश वाला टॉपिक कितना बड़ा होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम देखेंगे प्रकाश, फिर इसके बाद प्रकाश की जो गतियाँ होती हैं, किस में आपके प्रकाश की गति क्या रहती है, इसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है और अन्य चीज़ें। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है प्रकाश। सबसे पहले तो यदि प्रकाश नहीं होगा तो हर एक वस्तु जो हम देख पा रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं देगी, और दिखाई भी देगी तो काले रंग की दिखाई देगी। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, देखिए, हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारक के द्वारा होती। हमारे पास दृष्टि है, ये तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन उसकी जो अनुभूति होती है, किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं, तो उसका कारण क्या है, आपका जो बाह्य भौतिक कारक है वो है प्रकाश, यानी लाइट होती है। ठीक है, इसी को हम प्रकाश कहते हैं। अतः प्रकाश एक प्रकार का साधन होता है। क्या होता है, साधन होता है, जिसके सहारे आँख वाले लोग, मतलब जिसके यहाँ आँख है, वैसे सभी के पास आँखें होती हैं, 1-2% लोग जो होते हैं उनके पास आँख नहीं भी होती। ठीक है, तो जिसके सहारे आँख वाले लोग किसी वस्तु को देखते हैं, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब उस वस्तु से प्रकाश टकरा कर देखने वाले की आँख पर पड़ता है, जिससे व्यक्ति उस वस्तु को देख पाता है। वास्तव में जो प्रकाश होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। तो हमने जब ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ा था, वहाँ आपको प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा सबके बारे में बताया हुआ था। तो प्रकाश भी क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ये संचित रहती है प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, तो ये आपका प्रकाश हुआ। बेसिक सा आपको जानकारी दे दी कि प्रकाश क्या होता है। अब देखिए, प्रकाश की दोहरी प्रकृति तरंग व कण के रूप में, मतलब कुछ व्यक्ति जो है वो मानते हैं कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में होता है, और कुछ जो आपके विद्वान रहे वो मानते थे कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में होता है। तो इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहेंगे। तो देख लीजिए कि किसने प्रकाश को तरंग के रूप में बताया और किसने कण के रूप में। तो आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ को कण में माना जाता है। ठीक है, कुछ घटनाओं में उसकी तरंग प्रकृति जो है वो प्रबल होती, प्रबल का मतलब है अधिक होती है। तो जहाँ पर मतलब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ तरंग की प्रकृति प्रबल होती है और कण की प्रवृत्ति दब जाती है, और कुछ मतलब आपकी घटनाएं ऐसी होती हैं जहाँ पर आपके प्रकाश की कण की प्रकृति उभर कर आती है और तरंग की प्रकृति दब जाती है। तो इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश को केवल कुछ प्रमुख गुणों की व्याख्या कर पाता है। मतलब जो तरंग सिद्धांत है, चुंबकीय तरंग सिद्धांत, वो केवल प्रकाश के कुछ ही गुणों की व्याख्या कर पाता है। जैसे आपका प्रकाश का परावर्तन, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का सीधी रेखा में चलना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपके प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के कौन कौन से जो मतलब आपके जो परावर्तन अपवर्तन की जो घटनाएं हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर याद रखेंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, ये इतनी जो घटनाएं हैं वो आपकी प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर आधारित हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो आज के सेशन में केवल हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन और बाकी अन्य चीज़ें नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो घटनाएं हैं ये तो आपके विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर आधारित हो गई, लेकिन कुछ घटनाएं जो छूट रही हैं वो किस सिद्धांत को मतलब फॉलो करती होंगी। तो प्रकाश के कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनकी व्याख्या प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है। तो इनमें प्रमुख हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव और कंपटन प्रभाव। इसकी व्याख्या आपका चुंबकीय तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता। तो फिर आप कहेंगे तो इनकी व्याख्या किस सिद्धांत में की गई है। तो इन प्रभावों की जो व्याख्या है वो आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत। तो ये आप तथ्य भी याद रखेंगे कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो जो प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत वो आइंस्टीन ने दिया है, और यह है आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव और कंपटन प्रभाव
की व्याख्या करता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को मतलब जो प्रकाश है इसके रूप में चलता है, छोटे छोटे बंडल या पैकेटों के रूप में, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। ठीक, अब देखिए वास्तव में यह दोनों प्रभाव कौन कौन से, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत आपका और आपका जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया फोटोन सिद्धांत है, दोनों ही प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये कहा है कि आपका विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, ये दोनों प्रभाव कण प्रकृति को दर्शाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन कौन से आपके तरंग की व्याख्या मतलब सिद्धांत के रूप में की गई है और किसकी कण के रूप में, यही आपके प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहलाती है। अब देखिए प्रकाश की चाल, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो देखेंगे सर्वप्रथम रोमर करके एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने बृहस्पति ग्रह, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह हैं, इसके पहले सबसे अधिक उपग्रह होते थे। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह माना जाता था वो गैनीमीड होता था, और पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ही हमारा गैनीमीड है। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया गया था। किसने किया? सबसे पहले रोमन नामक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वो बृहस्पति के उपग्रहों की उन्होंने गति को देखा कि ये इस गति से भ्रमण करते हैं, तो उसे देख करके उन्होंने प्रकाश का वेग ज्ञात किया। तो उसने बृहस्पति ग्रह के एक उपग्रह में लगने वाले दो ग्रहण जो लगते हैं उनकी बीच की अवधि को मापा और फिर प्रकाश की चाल उन्होंने ज्ञात की। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ पर होता है, पूछ सकता है। तो याद रखेंगे निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, और इसकी चाल पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल का जो स्वीकृत मान है वो कितना है। तो आप देख सकते हैं 186,310, या इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, या ऐसा याद रख लें कि 186,310 मील प्रति सेकंड में याद रखेंगे। फिर 299,776 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर मीटर प्रति सेकंड में होगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये पिछली बार का क्वेश्चन है, आपका पूछा गया था। ठीक है, फिर कहा है किसी पदार्थ में प्रकाश की चाल निर्वात से कम होती है, मतलब सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल है वो आपकी निर्वात में ही होती है। फिर अन्य जितने भी पदार्थ होंगे उन सभी में प्रकाश की चाल जो रहेगी वो निर्वात से कम ही रहेगी, मतलब इससे कम ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में, मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो आपका सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, तो 499 सेकंड कहते हैं औसतन, या फिर 8 मिनट, कहीं कहीं यहाँ 19 सेकंड होगा, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड मिलता है, कहीं कहीं 8 मिनट 18 सेकंड मिलता है। तो तीनों ऑप्शन कभी नहीं होंगे, एक ऑप्शन दिया होगा तो आपको वही टिक करना है। ठीक है, इसी प्रकार चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। अब देखिए इसके बाद प्रकाश की सरल रेखीय गमन, मतलब प्रकाश का सरल रेखा में गमन क्या कहलाता है। तो जब माध्यम समान होंगे, ठीक है, मतलब जिन जिन माध्यमों में प्रकाश की चाल बराबर होगी तो प्रकाश की किरणें सरल रेखा में चलेंगी, इसे ही प्रकाश का सरल रेखीय गमन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे सूची छिद्र कैमरा। अब ये क्या कहलाता है, तो आपने देखा होगा यह एक लकड़ी का बना हुआ एक बॉक्स होता है जिसकी एक सतह पर एक छिद्र रहता है और दूसरी सतह पर एक परत इस टाइप की लगी हुई होती है, और जब प्रकाश पड़ता है तो वो परावर्तित होकर के लौटता है। इस प्रकार की ये घटना होती है। तो जो सूची छिद्र कैमरा है उसमें उल्टे चित्र का बनना प्रकाश का सरल रेखीय गमन कहलाता है। विभिन्न प्रकार की जो छायाएं बनती हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण प्रकाश की किरणों के सरल रेखीय गमन के कारण ही संभव है। तो आपको ये बता चुके हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या कहलाता है, सूर्य ग्रहण क्या कहलाता है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है स्मरणीय तथ्य में आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे आपके। सर्वप्रथम अंग्रेज भौतिकविद एवं गणितज्ञ हुए न्यूटन। हमने न्यूटन के गति के नियम भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना होता है। तो पूछ सकते हैं कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना हुआ है, इसके बारे में सबसे पहले किस भौतिकविद ने बताया? न्यूटन ने ही बताया था कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। तो इन्होंने कण के बताए कि जो प्रकाश है वो सूक्ष्म कण का बना है और ये सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, इसके बाद डच के एक भौतिक शास्त्री हुए हाइजेन।
इन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। क्या बताया इन्होंने कि प्रकाश जो है वो तरंगों से बना है। न्यूटन ने कहा प्रकाश कणों से बना है, जबकि आपके हाइजन ने कहा कि प्रकाश तरंगों से बना है। नेक्स्ट है सन 1800 ईस्वी में एक अंग्रेज भौतिक वेत्ता हुए थॉमस यंग, इन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया। उसने दिखाया कि दो प्रकाश किरण पुंज कुछ निश्चित परिस्थिति में एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। मतलब जाती तो एक स्थान से है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। अधिकांश वैज्ञानिकों ने थॉमस यंग के प्रयोग को प्रकाश की तरंग सिद्धांत की सत्यता का प्रमाण माना। जो हाइजन ने तरंग सिद्धांत दिया, इसका प्रमाण माना कुछ लोगों ने थॉमस यंग के व्यतिकरण सिद्धांत को। नेक्स्ट है सन 1864 ईस्वी में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बदलते स्वरूप के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है वही तरंगों की गति के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखिए क्वांटम यांत्रिकी। सन 1900 ईस्वी में जर्मन भौतिकविद मैक्स प्लैंक ने एक समीकरण दिया जो किसी गर्म सतह से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश के प्रायोगिक आंकड़ों से मेल खाता है। उन्होंने अनुभव किया कि सतह के प्रकाश उत्सर्जक में ऊर्जा की छोटी मात्रा होती, जब ऊर्जा की मात्रा एक निश्चित मात्रा में होती तो क्वांटम। तो आपको ये सब याद नहीं रखना, बस याद रखेंगे कि जो क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत है वो किसने दिया, कब दिया। ठीक, अब देखिए सन 1905 ईस्वी में जर्मन के ही एक भौतिकविद आइंस्टीन जो रहे, इन्होंने इस तथ्य का उद्घाटन किया कि प्रकाश भी क्वांटाइज्ड होता है। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा समूहों में आता जिसे क्वांटा कहते हैं, और इसी को इन्होंने फोटोन कहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इतने फैक्ट। अब देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, मतलब बहुत सी घटनाएं होती हैं। तो अभी हमने पढ़ा विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर आधारित होता है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, व्यतिकरण, व्यवर्तन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो आज हम केवल प्रकाश का परावर्तन देखने वाले हैं। बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसमें आपको दर्पण वगैरह भी पढ़ने होते हैं, उत्तल अवतल। ठीक है, इसके बाद आपकी इनकी विशेषताएं, कहाँ पर इनके उपयोग किए जाते हैं। तो देखिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना। ठीक है, अपनी भाषा में वही आपका प्रकाश का परावर्तन है। आपसे परिभाषा तो पूछेगा नहीं, बस याद रखिए कि प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर, समतल सतह से टकराकर या किसी भी सतह से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। या हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि वस्तु की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को जिस प्रक्रिया के माध्यम से वापस भेजा जाता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसीलिए जब किसी वस्तु की सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वह प्रकाश को वापस भेज देता है। मान के चलिए कोई ये वस्तु रखी हुई है यहाँ पर और प्रकाश की किरणें इस पर पड़ी और इससे पड़कर इससे टकराई और इसी माध्यम से ये वापस लौट गई। हो सकता है इसी माध्यम में लौट जाए, अन्य माध्यम में भी लौट सकती हैं। ठीक है, तो यही घटना जो है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखिए, मतलब आपने इस तरीके का एक चित्र पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसा करके तो इसमें आपने प्रकाश के अभिलंब, परावर्तित किरण आदि चीज़ें पढ़ी होंगी। तो धुंधली या बिना पॉलिश की गई सतह वाली वस्तुओं की तुलना में चमकदार और पॉलिश की गई वस्तु की सतह से अधिक प्रकाश परावर्तित होता है। जैसे याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है, वो चांदी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चमकदार होती है और विद्युत की सर्वाधिक सुचालक होती है। तो चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। यही वजह है कि सादा कांच की सीट की एक तरफ चांदी की पतली परत लगाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। चांदी की इस परत को लाल रंग के पेंट से सुरक्षित किया जाता है। तो याद रखेंगे, जो चमकदार वस्तुएं होती हैं वो कम चमकदार वस्तुओं की तुलना में अधिक प्रकाश को परावर्तित करती हैं। अब जिस सीधी रेखा पर प्रकाश यात्रा करता है उसे प्रकाश की किरण कहा जाता है। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पर इस तरीके का जो आपका डायग्राम बनता है, इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब आपको दो दर्पण के बारे में पढ़ना होता है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, तो जो गोलीय दर्पण होता है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है, उत्तल और अवतल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण मतलब आपका प्लेन जो मिरर होता है वो क्या कहलाता है, क्योंकि आपका जो प्रकाश है वो इससे टकराकर वापस लौटता है, तो ये सतहें होती हैं। तो समतल दर्पण
समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, मतलब समतल दर्पण का सतह जो होगा वो समतल ही होगा। इसमें शीशे की एक ओर धातु की पतली परत चढ़ी हुई होती है और किरण क्षय को रोकने के लिए इस पर लेप किया जाता है। शीशे के पीछे चांदी की परत या पारे की परत परावर्तक सतह की तरह कार्य करती है। अभी आपको बताया जो चमकदार वस्तुएं होती हैं वो ज़्यादा प्रकाश को परावर्तित करती हैं, तो चांदी आपकी जो है वो सबसे ज़्यादा परावर्तक मानी जाती है, इस कारण से इसका लेप किया जाता है। ठीक है, अब देखिए समतल दर्पण में जो छवि बनती है, आपका इमेज बनता है, वो किस तरीके से बनता है। तो छवि जो है वो आभासी और सीधी होती है। छवि का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, मतलब आपका जो समतल दर्पण यहाँ रखा हुआ है और मान के चलिए यहाँ कोई वस्तु है, तो जितनी ये वस्तु का आकार है उतना ही आपको इसमें दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि वस्तु से मतलब आपका जो वस्तु है उससे छोटा दिखे या बड़ा। नेक्स्ट है छवि दर्पण के पीछे बनती है। कहाँ बनती है? पीछे। छवि दर्पण से उतना ही पीछे बनती है जितना दर्पण के आगे वस्तु रखी है। मान के चलिए वस्तु यहाँ से 1 मीटर दूर है, तो 1 मीटर दूर ही आपको इस दर्पण में ये वस्तु दिखाई देगी। समतल दर्पण में बनी छवि पार्श्व व्युत्क्रम होती है। तो ये आपके छवि इस तरीके से बनती है समतल दर्पण में। अब इसके उपयोग देखिए कि कहाँ कहाँ आपके समतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो ड्रेसिंग टेबल है, बाथरूम में लगे दर्पण समतल दर्पण ही होते हैं और इनका प्रयोग हम स्वयं को देखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है इन्हें आभूषण की दुकानों की भीतरी दीवारों पर आभूषणों को बड़ा दिखाने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है इसका उपयोग सड़कों के तीव्र मोड़ों पर लगाया जाता है ताकि चालक सामने से आ रहे वाहनों को देख सके, और पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इतनी चीज़ें आप समतल दर्पण के बारे में याद रखेंगे। अब देखिए गोलीय दर्पण, आपका जो सेप्रिकल मिरर होता है वो क्या कहलाता है। किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब ये आपका गोला होता है और इससे काट करके जो दर्पण बनाए जाते हैं, तो एक आपका ये अंदर की ओर बनेगा, ये आपका अभी आप देखेंगे, और तल दर्पण होगा जो बाहर की ओर होगा वो आपका अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तो यही है कि किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय खंड के एक तल पर पारे की कलाई एवं रेड ऑक्साइड का लेप किया जाता है तथा दूसरा तल परावर्तक की तरह कार्य करता है। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो याद रखेंगे, पूछ सकता है उत्तल और अवतल दर्पण जो है वो किस दर्पण के प्रकार हैं, तो गोलीय दर्पण के। ठीक है, अब देखिए जो गोलीय दर्पण है उसमें पहला प्रकार है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये आपका जो है उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका जो सतह है ये उभरा हुआ है, मतलब बाहर की तरफ है, तो उत्तल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो आजकल उत्तल दर्पण ना दे करके ये आपका शब्द यूज होता है अभिसारी दर्पण। तो उत्तल दर्पण का ही दूसरा नाम है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है, ना कि सिकोड़ता है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनते हैं। तो उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनेगा। उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। अभी हम ये भी देखेंगे कि ध्रुव फोकस क्या होते हैं। ठीक, अब देखिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसीलिए इसे ट्रक जो चालक होते हैं या मोटर कारों में चालक के बगल में पृष्ठ दृश्य दर्पण लगाया जाता है। सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये 2 आप उपयोग याद रखेंगे इसके। विस्तार क्षेत्र अधिक होने के कारण ये प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है, मतलब इस तरीके से परावर्तक तल धंसा हुआ है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को मतलब ऐसा होता है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत बन गया, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जो आपका परावर्तक तल है ये कैसा है, धंसा हुआ होता है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी कहेंगे। ठीक है, उसको अपसारी, इसको अभिसारी कहा जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है, जबकि आपका उत्तल दर्पण फैलाता है। अब इसका उपयोग याद रखेंगे। बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आते हैं। तो दाढ़ी बनाने के काम अवतल दर्पण। आँख कान नाक के डॉक्टर जो हैं इनके द्वारा जो उपयोग में लाया जाता है दर्पण, वो भी आपका अवतल दर्पण है।
गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट आपके अवतल दर्पण का यूज होता है। सोलर कुकर में भी आपके अवतल दर्पण का ही यूज होता है। तो ये उपयोग याद रखिए। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार याद रखेंगे, ठीक है। अब उत्तल और अवतल दोनों ही दर्पण किसी गोले के कटे भाग होते हैं। अतः उस गोले का केंद्र मान के चलिए ये आपका एक गोला है और यदि हम इसे काट देते हैं, ठीक है, बीच में से काट दिया तो ये 2 भाग बन गए, ठीक है। तो एक आपका जो होगा ये आपका उत्तल दर्पण होगा और ये आपका अवतल दर्पण होगा। तो कटे भाग होते हैं। अतः उस गोले का जो केंद्र होता है, ये केंद्र, ये दर्पण का वक्रता केंद्र जिसे सेंटर ऑफ कर्वेटर कहा जाता है या क्यूरवेटर कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का मध्य बिंदु जो होगा वो ध्रुव कहलाएगा दर्पण का, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं दर्पण। तो मध्य बिंदु जो है वो आपका ध्रुव यानी पोल कहलाता है। मतलब इसके डायग्राम को हम इस तरीके से भी आपको बता सकते हैं, ठीक है, कि ये आपका पोल कहलाएगा, ये आपका फोकस कहलाता है, एफ से दर्शाते हैं, और ये आपका सेंटर मतलब सी से दर्शाते हैं। तो दर्पण का मध्य बिंदु आपका पोल कहलाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली, वक्रता केंद्र ए हो गया, ठीक है, और ध्रुव जो है इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो दर्पण की प्रधान अक्ष रेखा कहलाती है, ये पूरी की पूरी। और वक्रता केंद्र जो आपका सी है और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा का जो मध्य बिंदु ये होगा ये आपका फोकस कहलाता है। तो इसका सूत्र बन जाता है कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। कह देगा कि किसी आपका कोई दर्पण दे दिया और उसमें कह दिया कि फोकस दूरी इतनी है, तो आप उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए या अन्य चीज़, ठीक है। अब देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आप कैसे निकालेंगे। तो उत्तल और अवतल दोनों ही दर्पण की फोकस दूरी हम इसी सूत्र से निकालते हैं। जैसे 1/v होगा प्लस 1/u होगा और बराबर में 1/f होगा। और अभी हम आपको बताते हैं कि u क्या है यहाँ पर। तो u वस्तु की दर्पण से दूरी है, v प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी है और f दर्पण की फोकस दूरी है, ठीक है। तो इतना आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में याद रखना है। अब इसके बाद आपका आता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल आते हैं, फिर प्रकाश का व्यतिकरण और अन्य बहुत सारी चीज़ें आपको प्रकाश के बारे में पढ़नी होती हैं, ठीक है। इससे पहले हमारे बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं और उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। और अब हमारे पास टाइम बहुत कम है कि हम आपको मतलब प्रैक्टिस सेट लगवा सकें या अदर चीज़ें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतनी मतलब अच्छी क्वालिटी भी नहीं होती कि आपको मैटर तो हम बहुत अच्छा देने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन समय कम होने के कारण आपको जो हम देना चाहते थे वो अभी भी नहीं दे पाए हैं, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम से एक बार हो जाने दो, इसके बाद जो मतलब सभी लोग जितने भी क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब सभी हो जाएं, ठीक है। यही है मतलब आशा कि सभी क्वालिफाई होंगे, क्योंकि इतने टफ भी एग्ज़ाम्स नहीं आ रहे हैं। जिसने तैयारी की है वो तो ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एक नया बैच स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छे मैटर के साथ में सारी चीज़ें क्लियर करवाने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपको सेशन पसंद आते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।